तो गुजरात में रावण पर रण छिड़ गया। रावण पर गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन रहा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया और बयान ऐसा आया कि बीजेपी जैसे मौके की ताक में थी। जो वो चाहती थी क्या वाकई वैसा हुआ? क्योंकि खड़गे का बयान भी ऐसा ही है। क्या वाकई कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया? क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते साधते रावण शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि रावण है क्या? अब इसका जिक्र किया, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। बीजेपी ने बयान को लपका और वही हुआ जो अब तक होता आया है। उन तमाम चुनावों में जिसमें कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह का हमला किया, निजी हमला, बीजेपी ने पूरे चुनाव का रुख मोड़ दिया। वो कौन कौन से बयान हैं उसका भी मैं जिक्र करूंगा। कब कब देश के प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस ने बयान दिया, उसके बाद सियासी तूफान खड़ा हुआ और पूरे चुनाव में वो एक बयान कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया। तो क्या अब ये रावण वाला बयान कांग्रेस को मुश्किल में डालेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ इस बयान के अब मायने होंगे सियासी रण में? लेकिन उससे पहले जरा दो बयान सुनिएगा। कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा देश के प्रधानमंत्री पर और उसके बाद बीजेपी रण में उतर आई। सुनिए ये दो बयान, फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और खास करके गुजरात प्रदेश आज बहुत क्षुब्ध है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। तो अब मसला अपमान का हो गया है और उस पर छिड़े सियासी संग्राम का हो गया है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा पवन दीक्षित बन चुके हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। बहुत समय बाद आप दिखाई दिए। जी। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे प्रवेश तिवारी, कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से पार्टी का पक्ष रखेंगे। उमा सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, और साथ ही रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार,
जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पवन दीक्षित जी, सेल्फ गोल कर दिया एक बार फिर से। राजनीतिक रूप से आदरणीय खड़गे जी बहुत सीजन नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अगर कहें कि उन्होंने ये गोल को हमारे को ले लिया या उन्होंने अचीव कर लिया या कैच कर लिया, ये सब बातें बहुत 2-4 साल पुरानी हो चुकी हैं तिलक भाई। पीएम में रावण दिखते हैं क्या? नहीं आई ऐसे क्या? मैंने पूछा पीएम में रावण दिखते हैं क्या आपको? नहीं, आप उनके पूरे वक्तव्य को सुनिए। और मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स का कोई आर्टिकल पढ़ रहा था इसी के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला कि बहुत लाइटर मूवमेंट पे खड़गे साहब ने बोला, जिसमें पब्लिक तालियां बजाने लगी, लेकिन इसको बीजेपी ने पॉलिटिकली कैच करने की कोशिश की है, ये बात आई है। देखिए, सबसे ज्यादा हम राजनीति में हम चुनाव के बीच में उतरे हैं, किन मुद्दों के ऊपर उतरे हैं? रावण मुद्दे पर या? और खड़गे जी ने तो एक बार बोला, पिछले 2-3 घंटे में बीजेपी के नेताओं ने कम 1000 बार रावण बोल दिया मोदी जी को। ये कोई तरीका नहीं है। आज मैंने आपसे पूछा पीएम में रावण दिखते हैं, इस बयान का समर्थन करते हैं आप? नहीं, रावण दिखना। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप पॉलिटिकली अगर ये बात कहें तो नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य याद है आपको? हम तो उस चीज को नहीं कहते, जर्सी गाय, विदेशी, अब छोड़िए वो सब, 50 लाख की गर्लफ्रेंड और बाथरूम में रेनकोट पहन के जाना, ये सब बातें कहीं एक लाइटर मूवमेंट पे उन्होंने बोली, बुरी लगी ठीक है, अच्छी लगी ठीक है, लेकिन उसको आज चुनाव के आप जानते हैं ऐसे बयान आप लोगों को नुकसान देते हैं। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। देखिए जी, बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा पवन दीक्षित जी के सामने कुछ बयान है कांग्रेस के नेताओं के, और मैं चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिएगा और उस बयानों को पवन दीक्षित जी याद करिएगा। साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, साल था 2007, मुद्दा क्या बना? मौत का सौदागर, और बीजेपी चुनाव जीत गई। इसके बाद फिर से 2014 में नीच जाति का बयान आया, याद होगा आपको, और पूरा का पूरा चुनाव उस बयान पर आकर टिक गया, और उसके बाद बीजेपी चुनाव जीत गई। फिर इसके बाद एक और बयान 2019 में आता है और उसे मां के अपमान से जोड़ दिया जाता है, और बीजेपी वो चुनाव भी जीत जाती है। आपके नेताओं के बयानों का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको कुछ ऐसे उदाहरण याद दिला रहा हूं जब जब आपके नेताओं ने ऐसे बयान दिए, बीजेपी ने उसे मुद्दा बनाया और वो चुनाव जीत गई। मैं इसलिए कह रहा था सेल्फ गोल हो गया क्या पवन दीक्षित जी? नहीं। देखिए तिलक जी, अगर आप एक मोटे तौर पर जो पिछले वक्तव्यों के बारे में आप बोल रहे हैं कि यही एक चुनाव जीतने का एक रीजन रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो आप तो बहुत ज्यादा समझदार पत्रकारों की श्रेणी में आपको रखता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से भी आपको ये बात पता है। तो सिर्फ वो एक रीजन नहीं था, रीजन बहुत सारे थे, और ये भी हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ फेल हैं। सबसे पहले तो मीडिया मैनेजमेंट में फेल है। तो मैं आप पे मीडिया पे दोष नहीं दे रहा हूँ, आपको तो आपकी उसके लिए मैं हमेशा सम्मान रखता हूँ। नहीं, आप चीज क्या थी कि नहीं, मीडिया मैनेजमेंट समझा नहीं को बोलना, ये एक रीजन नहीं था। आप कर लीजिए मैनेज, आज तक कर पाया कोई? हमें तो नहीं कर पाया कोई मैनेज। नहीं तिलक भाई, मैं खुल के इस बात को बोलता हूँ। हर डिबेट में लगभग मैंने बोला कि मैं आपकी निष्पक्षता का कायल हूँ। आप हम हो तो हमें भी उधेड़ते हैं, आम आदमी हो तो आम आदमी को उधेड़ते हैं, भाजपा हो तो भाजपा को उधेड़ते हैं, और सच्चा पत्रकार वही होता है जो निष्पक्ष बात कहे। मैंने तो सिर्फ आपको इतिहास के पन्ने पलटते हुए याद दिला दिया पवन दीक्षित जी, आपके नेताओं के ही बयान है, और उसी पर ये सियासी संग्राम हुए, और उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव रुख मुड़ गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं लगता कि देखिए, नहीं, मैं पिछले भी चुनावों में मैं था, आज भी चुनावों में हूँ, और लगातार हम 6-7 वर्षों से हमारा आप भी संपर्क में है। मुझे कोई ऐसा वोटर नहीं मिला जिसने बोला हो कि मैंने मौत के सौदागर बोल दिया इसलिए मैंने वोट किया। अच्छा, या किसी ने मुझे जो भी शब्द हैं, माननीय प्रधानमंत्री उनके लिए बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी शब्द बोले हमने इस वजह से बोल। आपको पीएम में क्या दिखाई देते हैं? आपको पीएम में क्या दिखाई देते हैं? मीडिया में हाइप बनाने के लिए, एक सब्जेक्ट को देने के लिए कुछ चैनल, आपको पीएम में क्या दिखाई देते हैं? चैनल जो है उनको चलाने। पवन जी, मेरे साथ मेहमान जुड़ गए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पीएम में क्या दिखाई देते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम उनके विपक्ष में हैं राजनीतिक रूप से। देखिए, मैं छोटा सा 30 सेकंड का एक आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया से बाहर था मैं, एक रेस्टोरेंट में हम खाना खाने कर गए, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहां नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने चुहलबाजी में कहा कि यार तू तो खाना नहीं खाएगा। मैंने कहा क्यों खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं,
और यहाँ पे तुम लोगों पे बोलना नहीं आता। अगर मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं सबसे पहले शख्स हूंगा उनको डिफेंड करने वाला। देखिए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, उनका सम्मान है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम और वो विरोध में है और हम आपस में एक दूसरे के वैचारिक मतभेदों को, जो राजनीतिक मतभेद हैं, हम उनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक, बात ये है। ठीक, और आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा, अगर ये चुनावी मुद्दा बन गया तो, अगर ये बयान चुनावी मुद्दा बन गया तो? नहीं तिलक जी, मुझे नहीं लगता गुजरात में इस तरह की चीजें होंगी। अच्छा, क्या है, गुजरात बहुत ठीक, ज्यादा, क्या वाकई में रमेश ठाकुर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैंने कहा था ना अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। ठाकुर जी, सुना आपने क्या कह रहे पवन दीक्षित जी? कह रहे हैं ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में। क्या वाकई नहीं पड़ता? आपने तो कई चुनाव देखे और कई चुनावों का रुख मुड़ते हुए भी देखा और बयानों के सारे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या इस तरह के चुनाव मुद्दों से भटकते हुए, जो अहम मुद्दे थे उनसे भटकते हुए अब बयानबाजी पर जोर है कि नहीं? ठाकुर जी। नहीं तिलक भाई, देखो, पवन दीक्षित की बात को थोड़ा सा हम लोग मान भी सकते हैं कि सच बोल रहे हैं। सच इसलिए बोल रहे हैं कि राजनीतिक में अब नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रही। वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा बचा नहीं है। अब जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती है। दिल्ली में जब ये कहते हैं कि केजरीवाल की हत्या होने वाली है, तो उसके बाद में फिर ये खबर 24 घंटे तक रहती है, 25 घंटे के बाद ये खबर खत्म हो जाती है। हाँ। क्या इस तरह की खबरें उस जमाने में जब लोहिया साहब होते थे, अटल जी का जमाना हुआ था, तो बड़े बड़े नेता जिनको जनता भगवान मानती थी, उनके बारे में अगर कोई इस तरह की बातें कहता और बड़ा नेता कोई कहता उनकी हत्या होने वाली है, तो जन सैलाब रोड पे आ जाता, तो लोग छाती पीटने लगते हैं। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप कोई किसी के लिए हत्या की आशंका जता दो या कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब चुनाव आया तो फिर हत्या की साजिश भी हो जाती है। जब तक चुनाव होता है, जब तक लास्ट डेट तक जिस दिन वोटिंग होती है, तब तक ये सारे ड्रामे होते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाती है। इसमें कोई आम आदमी पार्टी एक वो नहीं है, सारी की सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सबकी सब एक जैसी है। दरअसल क्या ना, इस समय कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन कई चीजों पे मॉनिटर करता है। जिस समय चुनाव होता है, कोई किसी को रावण नहीं कह सकता है, कोई किसी को पहलवान नहीं कह सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, एक तरफा चीजें हो रही हैं। जो आजम खां कह देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, और वैसे ही ध्यान देखा जाए कई सारे नेता बोलते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बयान के बाद अब बीजेपी और आक्रामक होगी, जो चाह रही थी बीजेपी? देखो, बीजेपी एक्चुअली यही चाह रही है। बीजेपी के पास इस बार मुद्दे नहीं है। मुद्दे उनके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जो आम आदमी पार्टी शुरुआत में गई तो उठाने की कोशिश तो उन्होंने करी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनको भी ऐसे डेमोलाइज कर दिया गया कि वो भी मुद्दों से पीछे हट गए। क्या ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल हो सकता है रमेश ठाकुर जी? नहीं, देखिएगा, कांग्रेस के लिए मैंने पहले बताया, आज जनता गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती है कांग्रेस को। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि औकात वाला जो बयान था, अब उसे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं गुजराती अस्मिता से उस पूरे चुनाव को जोड़ दिया। तिलक भाई छोड़ो, सबको सबकी औकातें पता है, विशेष तौर पे जनता को सबकी औकातें पता है। मुझे लग रहा है जनता अपने नेता अपने मुंह से ना कहें तो अच्छी बात है, और चुनावों के समय इस तरह की बात कहना अच्छा नहीं लगता। देखिए, 10 लोग हैं, 10 लोगों में 6 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, 4 लोग ऐसे कहेंगे प्रधानमंत्री बहुत खराब है। तो ये बयान मुझे लग रहा है 4/6 के नजरिए से देखो, 6 लोग कहेंगे नहीं गलत कहा बहुत, और 4 लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा कहा। तो बयानों को लेकर अगर आप सोचो कि उसमें वोट कटेंगे, वोट जुड़ेंगे, मैं इस बात को ज्यादा मानता नहीं। हाँ, मुद्दों को लेकर आप उठा सकते हो। क्या बिल्किस बानो का मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता था? क्या मौलवी मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता है? किसने उठाया? क्या महंगाई, क्या बेरोजगारी? क्या किसी राजनीतिक दल ने उस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की? अगर वो मुद्दा था, मैं कह तो रहा हूँ, पिछले 8-10 दिन से चैनलों पे हम लोग यही तो कह रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं आम आदमी पार्टी के पास, क्या मजबूरी है कांग्रेस के पास, क्या मजबूरी है फलाने के पास, जो इस तरीके के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा, जब आप क्या मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव? उमा सिसोदिया जी, जो बात रमेश ठाकुर कह रहे हैं।
देखिए, जिस तरीके से खड़गे जी के बयान को लगातार दिया जा रहा है, और आज मैं तीसरी या चौथी मेरी डिबेट है कि मैं लगातार इसी बयान पे पूरे देश के जो टीवी चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, इसी बयान पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे तो इसके पीछे एक बड़ा नेगेटिव मेरे को महसूस हो रहा है। खड़गे जी के बयान को क्या हमें इतनी टूट देनी चाहिए थी कि हर मीडिया हाउस इसी पे डिबेट करा रहा है? अभी जैसे कि ठाकुर भाई ने, उमा मैडम, बड़ा हो सकता है। आपके नेता कहते हैं हत्या की साजिश हो रही है, तब भी होती है डिबेट्स। नहीं, देखिए, मैं तो देखिए मीडिया को यही बोलूंगी कि इस तरह के मुद्दों पर डिबेट ना ही रखी जाए तो बहुत अच्छा। नहीं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होनी चाहिए आपके नेताओं के द्वारा कि हत्या की साजिश चुनाव के वक्त होती है और चुनाव खत्म हो जाता है, यही नहीं पता चलता कि हत्या की साजिश रची किसने। मैं तो कह रहा हूं एनआईए जांच की मांग करनी चाहिए थी आपको। आपके नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिश की रची जा रही है, साजिश रची जा रही है, तो आप लोग एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं करते? जब चुनाव होता है 2014 से लेकर आज तक हत्या की साजिश, एनआईए जांच की मांग कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, जैसे, और मैं ठाकुर भाई की बात से भी पूरी तरह से सहमत हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, इंक्लूडिंग मैं अपनी पार्टी को भी बोलूंगी। अगर सिर्फ मुद्दों पर बात होगी तब हम इस देश के लोकतंत्र को आगे लेकर जा पाएंगे, लेकिन अगर अनर्गल बातें होंगी तो फिर हम लोग अपना भी टाइम खराब करते हैं और जनता का भी टाइम खराब करते हैं, और ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। अगर आम आदमी पार्टी को नोट पे माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा दो, क्या यह मुद्दा बन सकता है देश का? देखिए, जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे से अलग, आप लंबी लकीर खींच रहे हैं उनसे। नहीं, लंबी लकीर खींचने की बात नहीं, हमने आप उन्हीं की पिच पर आकर खेल रहे हैं। फिर हमने बहुसंख्यक आबादी की बात करी है। हाँ, मतलब बहुसंख्यक आबादी का मतलब? नहीं, एक सेकंड। नहीं, मतलब बहुसंख्यक आबादी का मतलब? एंकर महोदय, एक सेकेंड। अगर हम बात करते हैं मुस्लिमों की तो हमें कहा जाता है कि मुस्लिम पुरुष है, अगर हम बात कर रहे हैं हिंदुओं की तो हमें कहा जाता है। मैडम, अगर आप चुनाव के वक्त हर किसी का हाथ पकड़कर उससे यह कहें कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय बजरंग बली, तो इसका मतलब क्या होगा? अरे भाई, एक बात बताइए मुझे, अगर आम आदमी पार्टी हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर रही है तो इसमें गलत क्या है? यस, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आप बोलिए ना, आप बोलिए, जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। हमें कभी आप अर्बन नहीं उमा मैडम, फिर ये मुद्दों की बात कहां हुई? गुजरात चुनाव में मुद्दे तो गौण हो गए ना। नहीं, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुद्दों के साथ है। मोरबी का जो पुल टूटा, अभी आपके सामने रमेश ठाकुर जी ने कहा, बोले अगर वाकई में आप में इतनी ताकत है, हर मुद्दे पर आप उत्तराखंड से आती हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मोमबत्तियां निकाली आप लोगों ने सड़कों पर, अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए, लेकिन आप गुजरात में जाकर बिल्किस के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्यों? देखिए भैया, एक बात मैं आपको बोलूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम देशद्रोही कहा कि हम हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं? मैडम, देशद्रोही के सर्टिफिकेट्स तो आप लोग बांटते हैं। कहा जाता है कि हम मुस्लिम परस्त है। मेरे को समझ में नहीं आता कि बीजेपी का ये जो एजेंडा है, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने पूरे देश में फैला दिया है, इसमें आम आदमी पार्टी के लिए बोलने के लिए ठाकुर जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, उमा जी सही कह रही हैं, थोड़ी सी मजबूरियां भी इनकी हो सकती हैं। आपने उत्तराखंड को कनेक्ट कर दिया आप गुजरात में। देखिए तिलक जी, एक बात बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं। पॉलिटिकल पार्टी उसी मुद्दे को उठाएंगी जिस मुद्दे से उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। बिल्किस बानो का मुद्दा उठा शुरुआत में, अगर आपको ध्यान हो तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हल्का बारीक सा उठा था, लेकिन जब उनको गंभीरता पता चल गई कि इस मुद्दे को टच करके आगे बढ़ा के हमें बड़ा नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने फिर उनको दबा दिया। क्यों दबा दिया? ये सारी की सारी चीजें देखो, केजरीवाल साहब आज जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो बड़े अचंभे वाली कर रहे हैं और चौंकाने वाली राजनीति कर रहे हैं, जो हमने देखी नहीं है, वो जो 3-4 साल से उनका बदलाव हुआ है। नहीं ठाकुर जी, ये राजनीति कौन सी होती है कि डिप्टी सीएम रास्ते में है, ईडी दफ्तर जा रहे हैं, सीबीआई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कह दिया जाता है कि गिरफ्तार हो गए। ये कौन सी सियासत है फिर? नहीं देखो, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में वास्तुकार कई सारे हैं, और उनको रात को जो सुबह जब सोते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कल कौन गिरफ्तार होने वाला है। वो मीडिया में हंगामा कट जाता है। जब तिलक चावला जी के पास खबर आती है, तिलक चावला भी डिबेट बैठाल देते, बाकी चैनल वाले भी डिबेट उड़ाते। लेकिन होता क्या, जब 8-10 घंटे बीतते हैं तो पता चलता है कि चूल्हा तो जल गया, रोटी तो उसके ऊपर है ही नहीं। ना आटे का पता, ना रोटी का पता, और ना आटा रोटी बेलने हवा में तलवारें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवेश तिवारी, फाइनली बीजेपी नेता भी आ गए, फाइनली बीजेपी नेता भी इस डिबेट का हिस्सा बन गए। तिलक जी, मैं कहना चाह रहा हूं, देखो कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए
और मैं किसी चैनल पे था, बहुत सीनियर एंकर वो कह रहे थे मेरी बात को लेके, तो देखो कम से कम इस पे ऐसा कानून बनना चाहिए जो इस तरह की हवाबाजी बातें करे कि उनकी हत्या होने वाली, उनको पकड़ के बुला के पहले दो बेटा मारो और बेटा मारने के बाद में ऑटो में बैठा के उनको घर तक छोड़ो। अगर झूठ निकले तो उसकी बात को वही करो, अगर सच निकले तो उस आदमी को पकड़ो जो हत्या की साजिश रच रहा। लेकिन ऐसे करा कौन, करेगा कौन? हमने बिल्कुल। हवा में बातें उड़ा दी, मीडिया में आ गई, हाँ। मीडिया वाले और डिबेट चला रहे हैं, हम लोग और मुद्दे गौण परवेश तिवारी जी। हर मुद्दे पर। ओके, फाइनली जुड़ गए बीजेपी के नेता। परवेश जी, आवाज आ रही है मेरी? तो मेरा सादर सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थोड़ा सा मैं लेट जुड़ा, इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं तिवारी जी, आप लोग सत्ता में हैं, ज्यादा काम होता होगा आप लोगों के पास। खैर, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जो आप चाह रहे थे ठीक वैसा ही हुआ। अब चुनाव में रावण की भी एंट्री हो गई। सर ऐसा है कि ये तो इन लोगों का दिवालियापन कहा जाए या क्या कहा जाए, जाको प्रभु दुख दारुण देना ताकि मत पहले हर लीना। जिसको भगवान को दुख देना होता है उसकी बुद्धि विवेक को पहले हरण कर लेते हैं। मैं इतने कहूंगा कि राजनीति का स्तर कहाँ तक ले जाना चाहते हैं लोग, किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, क्या यही राजनीति है? राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि जो मुंह में आए वही बोल दो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो सत्ता में आने से पहले तिलक जी क्या क्या नहीं कहा था। वो वीआईपी कल्चर नहीं मानेंगे, सबको जेल में डाल रहे थे, केवल इनके लोगों को छोड़ के बाकी सब चोर था और सबको जेल में डाल रहे थे। तिवारी जी, आपके जुड़ने से पहले रमेश ठाकुर जी हमें यह कह रहे थे कि ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में। पड़ता कि नहीं? आप राजनीतिक पार्टी हो, आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हो, भारत के भविष्य निर्माण में आपका यही योगदान है। नहीं तिवारी जी, मैं पवन दीक्षित जी के पास जाऊं। जो ठाकुर जी कह रहे थे मैं उस बात को समझना चाह रहा हूं, ऐसे बयान चुनाव का हिस्सा बनते कि नहीं बनते? सर ये क्यों राजनीति को किस गर्त में ले जाना चाहते हैं? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। अब इस बयान को आप गुजरात चुनाव में उठाओगे कि नहीं? सर हमें नहीं उठाना, हमारा मुद्दा तो स्वयं जनता उठाती है चावला जी। अच्छा, नहीं उठाते हैं। हाँ। हम जनता की सेवक बन करके जनता की नहीं, जनता को बताओगे ना रावण बोला है? हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, जनता अपने आप मुद्दा उठाती है। अच्छा, मैं पवन दीक्षित जी के पास जाऊं। आपके जुड़ने से पहले पवन दीक्षित जी कह रहे थे कि बीजेपी नेता जुड़े तो पूछ लीजिएगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, जर्सी गाय किसने बोला था, और किसने कहा था ताड़का? तो वो क्या था, वो अपमान था कि नहीं? उन्होंने देखो, पहली बात तो पवन जी से कहते प्लीज ऑडियो शब्द का नाम ही नहीं लिया था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उन्होंने ये कहा था, ये अट्टहास बहुत दिन के बाद सुनने को मिला है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, तो मतलब आप बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मूरत बदल जाएगी? जी पवन दीक्षित जी कह रहे थे आप बोलेंगे तो मूरत बदल जाएगी। एडवाइस किया था। सॉरी, आवाज डबल आ रही है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके जाने के लिए किसने बोला था, किसके लिए बोला था? देखो, ऐसा है कि मैं उन्हीं बातों और विचारों को लेकर के आगे चलने में विश्वास रखता हूं। जो बात सटीक है, सत्य है, जिसने बोला था ये बात उससे पूछिए, किसने कहा था, बोला था। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी जिम्मेदार और अपनी बात को बड़ी शालीनता से और बड़ी स्वच्छता से रखते हैं। क्विक रिएक्शन पवन दीक्षित जी। वर्मा वगैरह देखे हमने, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, संबित पात्रा, ये लोग देखे हैं, बड़े शालीनता के साथ रखते हैं बातों को, ये देखा है। सर ऐसा है कि ये जितने भी लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात, बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत सोच विचार कि वो किस मुद्दे पर, किस बात पर, किस शब्द को उन्होंने कहा था। तिलक जी आपको एक और बात दे दी, उन्होंने बहुत सोच विचार करेगा, वो बोलते हैं जो बात बोली है उन लोगों ने। आवाज सब थोड़ा सा सही नहीं आ रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि किस विषय और किस मुद्दे पर उन्होंने किस विचारधारा को वहां पर व्यक्त किया था, यह उस समय की बात को देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं
कि राजनीति की विचारधारा को मोड़ो मत, स्वच्छता की राजनीति करो। कौन मोड़ रहा है? क्या गुजरात आपको लगता है? प्रवेश तिवारी जी ना पवन दीक्षित जी, प्रवेश तिवारी जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है। अगर वाकई गुजरात मॉडल है तो गुजरात मॉडल पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? और अगर वाकई गुजरात मॉडल नहीं है तो पवन दीक्षित जी गुजरात मॉडल पे चुनाव आपका नहीं, गुजरात मॉडल पे सारे चुनाव हो ही रहे हैं, आप देख नहीं रहे गुजरात मॉडल क्यों नहीं चुनाव हो रहा? तिलक जी मेरा 1 to 1 कराएंगे तिवारी जी के साथ कुछ गुजरात की बातों के ऊपर 2 मिनट का। पवन दीक्षित जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर मैं रमेश ठाकुर जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं हो तो रहा है। गुजरात में पर कैपिटा इनकम कितनी है किसान की अभी? सॉरी, पर कैपिटा इनकम गुजरात में किसान की कितनी है? सर एग्जैक्ट मालूम नहीं है सर। अच्छा, नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे है? सर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं कह रहा मैं। गुजरात में किसानों की स्थिति नंबर 1, 2, 3 पर आती है इंडिया में या नहीं? सर आपको मैं बहुत विश्वास के साथ भरोसा दिलाता हूँ। देखिए, मैं कुछ एक 1 to 1 आपसे बात कर रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी से, मैं कांग्रेस से हूँ। हमारे बड़े लीडर जो कह रहे हैं, मैं तो आपसे गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं गुजरात से काफी ज्यादा संबंधित रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल रहे होंगे और मैं इस बात का बहुत तो मैं किसान की मैं पूछ रहा था, पर कैपिटा क्या वो है वहां पे? जी सॉरी, किसान की पर कैपिटा इनकम गुजरात में बहुत अच्छी है, इंडिया में टॉप 1 to 3 में आती है या नहीं आती है? देखो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छी, देखो हम बहुत सहजता से स्वीकार करना जानते 27 हैं। साल से आप क्या कर रहे हैं वहां पर? 27 साल से क्या कर रहे हैं आप? गुजरात मॉडल को एक सेकंड मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। गुजरात मॉडल मेरे बच्चे 8 साल के हो गए इस बात को सुनते सुनते। गुजरात मॉडल पे है क्या? आप मुझे बताइए। आपने 8 साल में एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए आप मुझे, इंडिया में एक स्मार्ट सिटी जो आपने दे दिया हो। 8 साल में मुझे बुलेट ट्रेन बताइए गुजरात में चालू हो गई? बुलेट ट्रेन चालू हो गई? आप लोग ये अच्छा मुझे बताइए, गुजरात में बेरोजगारी की क्या दर है? अच्छा मुझे मेरी बात सुनिए आप। देखो मैं तो बड़ी शालीनता से बोलना चाहता था, लेकिन आप लोग, मैं भी शालीनता से बात कर रहा हूँ। 10 साल को सत्ता पे राज किए, जरा उनसे पूछे उन्होंने क्या किया है। और हमारे इस 10 साल को देख लीजिए, 7 साल को देख लीजिए, 10 साल को देख लीजिए। यही मैंने आप दोनों को इसलिए एक मिनट पवन दीक्षित जी, प्रवेश वर्मा जी, मैंने इसीलिए आप दोनों को बीच में नहीं टोका। मेरा यही सवाल था कि जब इतने मुद्दे गुजरात के चुनाव में हैं अगर आपके सामने, तो ये रावण की एंट्री क्यों आ गई साहब? पवन दीक्षित जी, क्यों रावण की एंट्री आ गई? आपको तिलक भाई मैं वही बात बता रहा हूं। एक अब लाइटर मूवमेंट में कोई बात कही जो नहीं, लाइटर मूवमेंट मैं वही तो पूछ रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री को लेकर अगर इस तरह का बयान देंगे और फिर आप कहेंगे कि सवाल भी ना उठे। नहीं, मैंने नहीं कहा। एक बार मैंने बोली कि क्यों आया जा रहा है इस बात पर, मैंने ये बात बोली लाइटर मूवमेंट में बोला। जनता भी इस बात को समझती है, क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले तक इन बातों का इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन अभी आदरणीय ठाकुर जी ने एक बात बहुत बोली थी अच्छी, कि जब अटल लीला था या लोहिया जी का समय था, उस वक्त में अगर कोई ऐसी छोटी बात भी बोली जाती तो जनता सड़कों पर आ जाती थी। क्योंकि उस वक्त में नेताओं के वक्तव्यों का दूसरे नेताओं का इतना नैतिक एक दूसरे के साथ में संबंध होता था, तो ये बातें नहीं समझ में आती थी। अब आज की डेट में आप बीजेपी के भी आपने कई सारे ये नेताओं के बयानों के इतने सारे हो गए कि जनता भी आ रही है। मैं कहना चाहता हूं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। हम मुद्दों से भटक करके बात करते हैं। तो मैं ब्रेक के उस पार उन्हीं मुद्दों का जिक्र करूंगा, क्योंकि बयान का जिक्र किया। मैं आ रहा हूं पवन दीक्षित जी, एक ब्रेक लेना है मजबूरन। ब्रेक के उस पार एक बयान और आया है राहुल गांधी का। उस बयान को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ सकता है। बयान क्या है? और इसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही बयानों की बौछार हो रही है, दोनों तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। एक ब्रेक के पार उन्हीं बयानों को दिखाएंगे हम, और साथ ही साथ सवाल यह होंगे कि गुजरात का चुनाव मुद्दों से क्या भटक गया है। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो गुजरात चुनाव में अब रावण शब्द की भी एंट्री हो गई है। रावण की बयान के बाद सियासी तूफान छिड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले तमाम तरह के सवाल और सवालों के जवाब। मुद्दे की बात यह कि आखिरकार क्या गुजरात चुनाव अब मुद्दों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है? सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। उमा सिसोदिया जी, एक बयान आया और उस बयान के बाद संग्राम छिड़ गया। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन अभी लाइव में कमेंट आया, बोले कि अब कांग्रेस लड़ाई में दिखाई दे रही है। लगता है आपको?
कांग्रेस कहीं भी पूरे राष्ट्र में, मैं अगर कहूँ कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में है तो मैं समझती हूँ कि पूरे देश में ही कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। गुजरात का इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हैं, और बाकी सभी वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के सभी लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी, तभी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कह रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। प्लीज कंटिन्यू। अरविंद जी हमारे देश के, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कल को देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे कहीं ना कहीं से। तो सॉरी, मेरा बार बार मेरा वीडियो खराब हो रहा है। आज वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कल को देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अगर गुजरात में जाके जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ही है पवन दीक्षित जी, आप लोग कहते हैं बी टीम है, लेकिन ये बी टीम तो गेम खराब कर रही है। देखिए, हम कहीं किसी की भी टीम नहीं है, ये हारी हुई पार्टी जो है कांग्रेस, ये उनका अपना शगुफा है। क्योंकि जब आप हारते हैं तो जाने को खंबा नोचे वाली हरकत है, वो आप हमें बार बार बीजेपी की बी टीम बताते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे होंगे, हमारे पास वो पैसा नहीं है, लेकिन धरातल पर आप जब देखेंगे जा करके, जिस तरह से हिमाचल में अभी हुआ है, हमारी पार्टी चुनाव के तुरंत बाद यात्रा है गायब हो तक नहीं पहुंचती, वहाँ पर भी यही हाल है। अगर राहुल जी अपनी मुकाबला यात्रा भारतीय लेके जनता गुजरात पार्टी पहुंच जाते। एक मिनट उमा जी आपने अपनी बात रखी, एक मिनट पवन जी अपनी बात रख रहे हैं, फिर मैं रमेश ठाकुर जी के पास जा रहा हूं और फिर मैं वो जो सवाल लेकर आ रहा हूं उस पर भी जिक्र करेंगे। पवन दीक्षित जी, क्विक रिएक्शन। सारे देश को पता है कि केजरीवाल इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी। कैसे? दिल्ली से लेकर के कहीं पर भी, कभी आप ओवैसी को बी टीम बोल देते, कभी केजरीवाल को जी, कभी आप ओवैसी को बी टीम बोलते हैं, कभी केजरीवाल को, किसे माने? बी टीम तो कई सारी हो सकती है ना बॉस। अच्छा, बी टीम तो कई हो सकती है। हर चीज के लिए कौन सा प्यादा कहां सेट करना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सेट करना होता है, और वो करती है। राजनीति का चरित्र जो अभी तिवारी जी ने बोला, राजनीति का चरित्र तो बहुत बुद्रुप हुआ है ना। ये मैंने तो पिछले 15-16 वर्षों के पहले ये बदजुबानी के जाल में क्या पूरा चुनाव फंस चुका है क्या रमेश ठाकुर जी? तिलक जी, मुझे पूरा भरोसा कि शायद ऐसा नहीं होगा। नहीं, आपको भरोसा हर बार होता है, लेकिन होता वही है, नतीजा आपके सामने आता है। खैर, रमेश ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे, फिर मैं तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक जी, जब आदमी फंस जाता है ना किसी मुद्दे पे या अपनी बात को लेके, तो वो अनर्गल बातें करता है, इधर उधर भागता है। कमोबेश स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं गुजरात चुनाव में जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन ना मुद्दे हैं, ना कोई उसको उठा पा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, अब जो रावण सावण जो भी कहा जा रहा है जिसको लेके, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ रावण नहीं है रमेश भाई, सिर्फ रावण नहीं है, यहां तो सद्दाम भी है, पाकिस्तान भी है, आफ्ताब भी है। हाँ नहीं, लेकिन इनके एक चीज अगर देखोगे तिलक जी आप, चाहे सद्दाम आ जाए, चाहे रावण आ जाए, या फिर चाहे ओबामा आ जाए, कोई भी आ जाए, आज अगर आप गौर से अगर देखो, ये जो मुद्दे उठ रहे हैं ना, तो इनकी म्याद मुश्किल से 24 घंटे से भी बहुत कम रहती है। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा अनर्गल बयान आए, कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान आए, ताकि हम 1-1.5 दिन और खींच ले। अब क्या हुआ, देखो उनको पता है, क्योंकि ये पार्टियां कहीं ऐसे मुद्दे ना उखेड़ते। गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता था, किसी पार्टी ने टच नहीं करा। एक मुद्दा होता था, इतनी मादक पदार्थ शिप से होके हुए वहां से गुजरात के रास्ते पूरे देश में बट रही है। पुलिस पकड़ रही थी, लोकल पुलिस वहां की पकड़ती थी, जो गुजरात की होती थी उनको हटा दिया गया, अडानी के सारे कर्मचारी लगा दिए गए। मतलब कोई कहने सुनने वाला नहीं, ये मुद्दे नहीं हो सकते थे, क्योंकि इनको पता है अगर ये मुद्दे उठ गए तो हमारा रास्ता फैल जाएगा पूरी तरीके से गुजरात के अंदर। उनको पता है कि वो इंतजार करते थे, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है, उमा जी रिएक्ट करना चाह रही है, उमा जी जल्दी से प्लीज, ऐसा कोई बात निकले ताकि उस मुद्दे को हम लंबा खींचे और हमारा जो पीरियड है चुनाव का वो लंबा खिंच जाए और हम बच जाएं। यही हो रहा है। उमा जी क्विक रिएक्शन। पार्टी नहीं पकड़ पा रही, ना कांग्रेस पकड़ पा रही है। देखिए, मैं बिल्कुल अपने बड़े भाई ठाकुर भाई की बात में पूरी तरह से सहमत हूँ। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि सीरियस मुद्दों पर बात हो, सीरियस मुद्दों पर डिबेट हो। और मैंने, जैसे आपको बुरा लगा था तिलक भाई, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी कि हम इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, वो पूरा 1 घंटा अपना मतलब खराब करने की कोशिश में है। और हम अगर आज अगर मैं आप उमा जी मैं किसी आधार पर किसी चर्चा को लेकर आता हूं, मैं किसी आधार पर, और मैं अभी भी उसी सवाल पे टिका हूं कि आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी मुद्दे पर हूं, और इसका प्रमाण अगर चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। जिस दिन मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी मुद्दे पर डिबेट होती है। लेकिन उदाहरण के तौर पर प्लीज
हेमंतवा बिस्वा के जरा बयान सुनाइएगा, और फिर उसके बाद उम्मीद करूंगा उमा सिसोदिया जी पार्टी चला रहे, जिस दिन संपादक बन जाएंगे मेरी बता दीजिएगा क्या चलाना है और क्या नहीं चलाना। प्लीज जरा हेमंतवा बिस्वा के बयान प्ले करिए। देश का माहौल अभी अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहां रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दी। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा, तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आज इसीलिए हमारे लिए तो राहुल जी का ऊपर हमने जो लोग कांग्रेस का लोग मेरा ऊपर नाराज है, आपने सद्दाम हुसैन क्या बोला? मैं तो राहुल जी को बहादुर शाह जाफर तो नहीं बोला ना, मैंने इतना ही बोला कि आपका चेहरा सद्दाम जैसा लग रहा है। उसमें तकलीफ क्या है? दाढ़ी वोड़ी काट लो, दोबारा आप राहुल जैसा लग जाएगा। वेरी सिंपल बात है, लेकिन उसको ना करके आप ही ज्यादा पब्लिसिटी दे रहा है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता है, थोड़ा ही मेरा ट्विटर का फॉलोअर है, तो आप जब मुझको ट्रोल करेगा वो ज्यादा पब्लिसिटी देश में हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लीजिए, वो सिस्टम से होते नहीं है। आपको याद होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री का खिलाफ आप लोग क्या क्या बोला था और क्या क्या बोलने का आप लोग ने दुस्साहस किया था। उसका बाद मुझको ज्ञान दीजिए, मुझको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान की जनता या पाकिस्तान नहीं चाहता कि गुजरात के अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बने, ताकि उनका जिस तरह से पहले खेल चलता था वैसा चले। परवेश तिवारी जी, ये आप ही के नेता हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है। एक मिनट आ रहा हूं उमा जी, ये आप ही के नेता हैं सर। आफ्ताब, सद्दाम, पाकिस्तान, लव जिहाद। तिलक भाई, ऐसा है कि सच्चाई जो है बिल्कुल वो कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। अब मैं आपके बात पे आ जाता हूं मेन मुद्दे पर। अभी हम सुन रहे थे सबका, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये मुद्दे की बात हो रही है? देखो, मुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की ही बात करती है। आफ्ताब मुद्दे की बात है, लव जिहाद मुद्दे की बात है, पाकिस्तान मुद्दे की बात है, सद्दाम मुद्दे की बात है, फार्मर पर कैपिटा इनकम। देखो, बिल्कुल जहां जिस परिप्रेक्ष में बात किया जाता है, मुद्दा होता, तभी उदाहरण दिया जाता है। तिलक भाई, आप एक बात ये मान लीजिए, कुछ न कुछ सर उदाहरण मोरबी का भी दे दीजिए, उदाहरण बिल्किस बानो का भी दे दीजिए, उदाहरण ड्रग्स का भी दे दीजिए, और शराबबंदी में जो लोगों की जान गई उसका भी उदाहरण दिया जा सकता है कि नहीं? कल भी मौतें हुई हैं। देखो, बिल्कुल आप उस मुद्दे पर भी जब बैठो, आप उस मुद्दे में बात करो। हर एक बात का जवाब सर बात कीजिए ना तिलक भाई, ऐसे पत्रकार है अपना अरे भैया, थोड़ा बात कीजिए, 1 to 1 कीजिए। आप लोगों का सुनने की क्षमता नहीं, सबसे बड़ी कमी ये है। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप लोग सुनने की क्षमता नहीं। देखो, विरोध करो, बिल्कुल विपक्ष का काम है विरोध करना, पक्ष का काम है काम करना, लेकिन सत्य को सत्य कहना भी आपका काम है। आप लोग गुमराह करके रखते हो सच्चाई को। आप सच्चाई तो कहने की क्षमता रखो। अगर आप लोग जल्दी से पवन दीक्षित जी, आज किसानों की जो आय है उसके बारे में सच बोल दिया जाए। किसानों की आय इस वक्त में 220 रुपए पर डे है, 328 रुपए पर डे इंडिया से 3/3 30% कम है। मेरे भाई, देश में दुनिया में सबसे ज्यादा देश में अवैध शराब का गढ़ गुजरात है, जहां हजारों लोग अपनी जान दे चुके हैं। गुजरात में मीडिया सेंसरशिप है। गुजरात में एक टीचर को 5 साल तक नौकरी परमानेंट नहीं मिलती है। आपके पास कौन सा मॉडल है पवन दीक्षित जी? पवन दीक्षित जी, आपने तो 70 साल राज किया ना। एक मिनट पवन दीक्षित जी, पवन दीक्षित जी, केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल लेकर चल रहे हैं, केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल लेकर चल रहे हैं, बीजेपी गुजरात मॉडल का जिक्र करती है। आपके पास कौन सा मॉडल है? सर 27 साल से गुजरात में किसकी सरकार है? सर देश में सबसे ज्यादा राज किसने किया? एक राज्य में बता दीजिए ना, आपके पास कौन सा मॉडल है?
सर मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का मॉडल है, इस देश की सामाजिक संरचना को पिरोए रखने का मॉडल है, हिंदू मुस्लिम सर, ईसाई को एकजुट करके रखने सर का ये चुनावी भाषण अच्छे लगते हैं। आप एक राज्य का मॉडल बताइए, इस औद्योगिकरण, एक राज्य का। आप एक राज्य में कह रहे हैं हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, गुजरात चुनाव जीत जाएंगे तो 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। भगवान की कृपा से तो दो राज्य आपके पास हैं, वहां दे दीजिए 500 रुपए का सिलेंडर। तिलक भाई हर मैंने क्वेश्चन सोचा था कि तिलक भाई जरूर इस चीज को पकड़ेंगे, तिलक भाई इस चीज को बोलेंगे। तिलक भाई, हर राज्य की अलग अलग स्थितियां होती हैं, कहीं पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, कहीं चीजें वो कम करनी पड़ती है। वाह, मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में जरूरत नहीं है तो झारखंड में दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, झारखंड में तो 5 लाख नौकरी का वादा किया था, आज तक मुख्यमंत्री 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए, जो कह रहे थे कि मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। छत्तीसगढ़ में अगर आप ये बोले कि आदिवासियों को आप बहुत सारा दे रहे हैं, गुजरात में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो जायज नहीं होगा। कहीं पे कोई योजना दी मतलब गुजरात में लोग सक्षम हैं, वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में आदिवासी बहुल इलाके हैं जहां की सियासत करते हैं, वहां 500 रुपए का सिलेंडर नहीं देंगे आप। अन्य चीजें हैं ना, अन्य चीजें भी दी जाती है, आदिवासियों के कल्याण के जो कार्य हो रहे हैं, जो उनको एड दी जाती है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब जो जहां राजनीति सूट करेगी वहां ठीक है। ओके, उमा सिसोदिया जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ठाकुर जी, उमा जी, देखिए, जिस तरीके का बयान अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अभी 3-4 दिन पहले योगी जी ने भी अरविंद केजरीवाल के बारे में जो शब्दों का यूज किया, वो वाकई में मतलब बहुत ही असंसदीय शब्द थे। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि एक संत के मुंह से हम लोग इस तरह के शब्दों को सुनेंगे। बहुत ही मतलब आप ये समझिए कि मैं समझती, नाम लिया था क्या उन्होंने? राजनीति का जो स्तर है वो किस तरीके, उमा जी नाम लिया था क्या मुख्यमंत्री जी ने? क्या आपने क्या बोला? योगी जी ने नाम लिया था क्या किसी का? योगी जी ने तो सीधा बोला था कि दिल्ली से जो आए हुए हैं, तो दिल्ली से तो कौन आया भाई? या तो उन्होंने, दिल्ली से तो बहुत लोग गए हुए हैं, आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं? अगर अब आप ये बताइए ना, जिस विषय पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी का नाम लिया खड़गे जी ने? किसका नाम लिया फिर? आप ये तो आप बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री का नाम तो लिया, तभी तो उस बयान, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से तो बहुत लोग आए हैं मैडम, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अब आप जो जिस तरह से इस तरह की बात करें तिलक जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खड़गे जी ने भी उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने भी उनका नाम नहीं लिया कि वो हर जगह पाए जाते हैं। ये सही है। मतलब आप लोगों के टेस्ट का सवाल पूछा जाए तो ठीक है, लेकिन आप लोगों से सवाल पूछा जाए तो ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया तो हम कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है? ओके, एक बयान हो रहा है, उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन ठाकुर जी मुद्दे के बाद मुद्दे पूछे, लेकिन यहां तो वही है जो अब तक के चुनावों में होता आया। आफ्ताब भी है, लव जिहाद भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन मुद्दा कौन है? नहीं तिलक जी, शुक्र करो इस बार पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई है। नहीं हो चुकी है। किसने कहा पाकिस्तान के बारे में? मुझे लग रहा पाकिस्तान को उस हिसाब से नहीं लपेटा गया जिस हिसाब से लपेटा जाता हिंदू मुस्लिम करने के लिए। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जो नेता हैं बड़े आराम से, सर्दी होने लगी है, वो आराम से चिलम उलम पी के आराम से सो रहे हैं, बड़ा वो इस बार बच गए। देखो, अभी उमा जी कह रही थी कि केजरीवाल जी के बारे में बोला गया, बिल्कुल उन्हीं के बारे में बोला गया। उनको कहा गया डायरेक्ट एक दिल्ली से नमूना आया हुआ है। मुझे तो ये लग रहा है जितना केजरीवाल जी के बारे में गलत और बदतमीजी से, अमर्यादित भाषाओं से बोला जा रहा है, कोई ऐसा नेता इस समय नहीं है जिनके बारे में इतना बोला जा रहा हो। ये सच है। मैंने पहले भी कहा, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रही। एक दूसरे का जो आदर सम्मान रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो आज बिल्कुल भी खत्म हो गया। जब आप ही लोग खत्म कर दोगे तो एक बात बताओ, एक आम आदमी, रमेश ठाकुर एक आम आदमी है, वो कैसे इज्जत कर लेगा जब बड़ा आदमी नहीं कर पा रहा? तिलक चावला जी कैसे इज्जत कर? इस बात की परवाह किसी को भी नहीं है। चुनावों में आ जाओ, गुजरात के चुनावों में स्थितियां इस बार बहुत बदली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है सौराष्ट्र और नॉर्थ का जो क्षेत्र है वो इनसे कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले बार भी पिछड़ा था। उनको बड़ा सेंधमारी करने के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एंट्री करी है, आम आदमी पार्टी सबको ही पता है जो कांग्रेस का कोर वोटर है उस पे ही जाके वो चोट मार रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा, इसलिए कांग्रेस ही परेशान है? नहीं, कांग्रेस ही परेशान तो है, भाजपा बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी परेशानी का कारण उनका अंदरूनी उनका घर है।
क्योंकि 20-22 ऐसे उनके जो टिकट काटे गए हैं और जो उन क्षेत्रों में जो बगावत हो रही है वो चीज बाहर निकल के नहीं आ पा रही है। अगर आप सही से देखो, और भारतीय जनता पार्टी इतनी चालाकी के साथ में इस बार चल रही है, कोई खबर भी बाहर निकल के नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो 22 सीटें अगर इधर उधर हो गई जिनके टिकट काटे गए हैं और एक भी मुस्लिम किसी भी लीडर को, किसी भी कैंडिडेट को इस बार टिकट नहीं दिया है, तो मुझे लग रहा है ये तस्वीर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है, खलबली मचा रही है। तभी दिल्ली की पूरी मशीनरी वहां पे शिफ्ट है और नौबत यहाँ पे भी आ गई है। आज हमने दिल्ली में देखा है, जो एमसीडी के चुनाव में, निकाय चुनाव में जेपी नड्डा साहब हो गए और टेनी साहब हो गए, गलियों में अभी हमने देखा, गलियों में जाके खुद पर्चे बांट रहे हैं। अभी टेनी साहब जा रहे थे तो उनको किसी एक औरत ने पूछ लिया, जिनको ज्यादा समझ भी नहीं है, कह रहे वो आप थार से तो नहीं आए हो, बताओ। उनको इतना पता है कि थार से इन्होंने बहुत बड़ा कांड किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, तो जनता जब एक बड़े नेता को कह सकती है कि आप थार से तो नहीं आओ कहीं, मुझे भी कुचल दो, तो आप समझ ले सकते हो कि कहाँ नैतिकता बची, कहाँ ईमानदारी बची और कहाँ एक दूसरे का सम्मान बचा। मुझे लग रहा है इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत कुछ अपना आइडियल मानती है। जब अनुराग ठाकुर बाहर निकल के आइडियल मानते, मेरा बेटा खुद कहता है अगर मैं नेता बनूंगा तो इन नेता की तरह बात करूंगा, और दूसरे कहते हैं अगर मैं नेता बनूंगा तो केजरीवाल जी जैसा बनूंगा। लेकिन जब उनको सच्चाई पता चलेगी कि ये लोग क्या हैं, आपस में किस तरीके से गाली गलौज करते हैं, तो मुझे लग रहा है दिल दिमाग फट जाएगा उस समय। मुझे लग रहा नेताओं को सोचना चाहिए। ठीक, एक बयान है, जल्दी से मैं एक फाइनल कमेंट दूंगा तिवारी जी आपका और पवन दीक्षित जी आपका। बयान आया है राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और जिस अंदाज से निशाना साधा है उस पर भी क्या आने वाले दिनों में सियासत गर्म हो सकती है। प्लीज जरा प्ले करिए। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। प्रवेश तिवारी जी, सुना आपने बयान? भगवान इनको सद्बुद्धि दे तिलक भाई, हम इतने कहेंगे और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इनको वह दिन नहीं याद है जब बाबाओं के ऊपर गोली चलाई गई थी इंदिरा जी के जमाने में और करपात्री जी एक लाश ढोते हुए उन्होंने श्राप दिया था कांग्रेस कहीं लायक नहीं हो जाएगी, इसका सत्यानाश हो जाएगा। जरा वो भी इतिहास उठा के पढ़ ली। इन्होंने, इनके कृत्य कितने अच्छे रहे हैं, इन्होंने अपने कृत्यों को देखा है, अक्षम्य अपराध किए हैं वो इनके जो भी, यानी कुल मिलाकर आपसे बड़े भक्त नहीं बन पाएंगे ना ये? भारतीय जनता पार्टी सबके हित की बात करती है, पूजा पाठ करती है पूरे भारत वर्ष। नहीं तिवारी जी, अच्छी बात है। देखिए पंडित जी, पूजा पाठ तो मैं भी करता हूंगा, है ना, दीक्षित जी भी करते होंगे, उमा जी भी और ठाकुर जी के नाम के पीछे भी ठाकुर जी लिखा हुआ है। पूजा तो हर कोई, अब बता भाई तिलक भाई, लेकिन तिलक भाई कांग्रेस के इस बात का प्रमाण है। फार्मर की इनकम कितनी है पर कैपिटा गुजरात में? क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम कितनी है फार्मर की गुजरात में? पहले हम आपको जो कह रहे हैं आप ले, मैं आ रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए मेरी प्लीज। जल्दी से 10 सेकंड है मेरे पास। अभी जो राहुल जी ने, स्मार्ट सिटी, अभी जो राहुल, ऐसा है कि आप जनता आपको जवाब दे रही है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा। बुलेट ट्रेन से गए या हवाई जहाज से गए हैं? मेरे भाई, मोदी जी जमीन में चलने वाले आदमी हैं, तपस्या करने वाले आदमी हैं। जमीन मोदी जी की यही कह के आप लोग अपना और अवसर गिरा लिए हो। मौत का सौदागर किसने कहा था? जमीन में क्या मतलब? जमीन में
दीक्षित जी जमीन में क्या मतलब, जमीन का थोड़ा क्लियर तो कीजिए, जमीन का मतलब जो आप जमीन कह में रहे क्या हो होता है? बुलेट ट्रेन से गए हैं कि हवाई जहाज से गए हैं, वो पैदल चलने वाले मैं हैं। आपसे पूछ रहा हूँ ना, है। आप बुलेट ट्रेन से गए हैं, वो हवाई जहाज से गए हैं, आप बताया नहीं आप। ये राहुल गांधी से पूछो, ये अरे बुलेट ट्रेन से आप भी जाते होंगे, कैसा कैसा ये सफर हो रहा है उसके लिए? अच्छा हो रहा है? राहुल गांधी से अच्छा पूछना। बताइए, वो शराब जो लटके जाती है गुजरात में अवैध, वो कौन सी ट्रेन से जाती है? सुनिए दुनिया में तो सबसे ज्यादा अवैध शराब का गढ़ बना हुआ है गुजरात। आप लोग जैसे पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस अदानी पोर्ट में जो नशे की खेप पकड़ी गई है, उसका कुछ पता चला? एक मिनट दीक्षित जी, दीक्षित जी, दीक्षित जी, 5 साल में दिए हैं आपने, दीक्षित जी, कुछ हुआ गुजरात में? दीक्षित जी, जब इतने मुद्दे हैं, प्लीज एक मिनट, दीक्षित, जब इतने मुद्दे हैं तो राहुल जी से बोलते ना कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। केजरीवाल जी जाए तो आपको बी टीम दिखाई देती है, आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, केजरीवाल जाए तो बी टीम है। अगर प्रधानमंत्री 50-50 रैलियां करते तो आप कहते हो कि भैया देश के प्रधानमंत्री गुजरात क्यों जा रहे हैं? देखिए सुनिए, दीक्षित जी, केजरीवाल के साथ सरकार किसने बनाया था? किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। टीम तुम्हारी है और कहते भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। जवाब प्लीज जल्दी से 10 सेकंड, 10 सेकंड, बिल्कुल फाइनल 10 सेकंड। जो आईएससी मूवमेंट में थे, जनरल वीके सिंह किस पार्टी में है? सॉरी, जनरल वीके सिंह किस पार्टी में, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम का हिस्सा थे, किसमें है? ताजिया इल्मी किसमें है? सर, जनरल वीके सिंह सर, सर जानते भी नहीं जनरल वीके सिंह को? सर यही बात है, जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव की बात की जा रही थी, उन मुद्दों पर आकर तो खुद ही पिच पर नहीं खेले आप, यही तो बात है। दीक्षित साहब, थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर जी आपका भी, उमा जी आपका भी, प्रवेश तिवारी जी आपका भी, और पवन दीक्षित जी आपका भी। तो गुजरात के चुनाव में अब रावण शब्द की भी एंट्री हो गई है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इतना जरूर है कि बीजेपी आक्रामक हो गई है कि खड़गे साहब ने यह बयान दिया क्यों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।